चलिए आगे बढ़ते हैं अपन वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। तो वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ में सबसे पहले देखते हैं अपन नियोक्ता को लाभ। नियोक्ता मतलब नियुक्त करने वाला, जो कर्मचारियों की भर्ती करता है उसको क्या बोलते हैं? नियोक्ता। तो नियोक्ता को क्या लाभ होता है देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कहा गया उत्पादन लागत में कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध के कारण या वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों का पालन करने के कारण लागत में क्या आती है? कमी। कम से कम लागत पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। सामग्री का नुकसान नहीं होता है, कारण कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रमाप तैयार कर लिया जाता है और योग्यता अनुसार कार्यों का आवंटन किया जाता है, जिसके कारण सामग्री का नुकसान नहीं होता है और वस्तु एक बार में ही बनकर तैयार हो जाती है। इसी को कहते हैं अपन, जिसके कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। इसी को बोलेंगे उत्पादन लागत में कमी। दूसरा होता है प्रभावपूर्ण नियोजन एवं नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंधक यानी फेल और टेलर दोनों के टेलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए नियमों को ध्यान में रख के काम अगर हम करते हैं तो योजना भी सही समय पर बन जाता है। और योजना बनाने के बाद जब कर्मचारियों को हम उस कार्य को सौंप देते हैं और सौंपने के बाद किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा इसकी भी योजना बन जाती है, जिसके कारण आसानी से सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण भी हो जाता है। तो इसलिए कहा गया वैज्ञानिक प्रबंध से नियोक्ता को लाभ क्या हुआ? एक तो लागत में कमी आई और दूसरा आसानी से कर्मचारियों पर नियंत्रण भी हो जाता है। और जब नियंत्रण होता है तो कर्मचारी पूर्ण रूप से अनुशासित रहते हैं और समय पर वस्तु का निर्माण करते हैं। ये लाभ होता है। ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर लाभों में वृद्धि। लाभ समझ गए जब लागत में कमी आएगा तो अपने आप वस्तु की विक्रय की मात्रा बढ़ जाएगी। अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु बिकेगा तो संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। औद्योगिक शांति। वैज्ञानिक प्रबंध के नियम से काम करने से संस्था में औद्योगिक शांति बनी रहती है। कर्मचारी और प्रबंधक दोनों का मानसिक तनाव जो रहता है समाप्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। कर्मचारी अपने प्रबंधक के लिए कार्य करता है, उस आदेश का पालन करता है, तो प्रबंधक भी समय समय पर कर्मचारियों के मांग की पूर्ति करता है और इस प्रकार से मानसिक क्रांति जो उत्पन्न होती थी वो मानसिक क्रांति समाप्त हो जाती है और फिर वहाँ पे एक भाईचारा निर्मित हो जाता है और सब दोनों पक्ष मिलकर एक साथ काम करते हैं और इस प्रकार से वहाँ पे शांति बनी रहती है। किसी प्रकार से कोई भी हड़ताल या तालाबंदी जैसी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न नहीं होती। ये होता है लाभ। इसको लाभ, उपभोक्ता को लाभ। इसके बाद देखते हैं आगे अपन श्रमिकों को लाभ। नियोक्ता के लाभ होने के बाद अब चलते हैं आगे अपन श्रमिकों को लाभ। तो श्रमिकों के लाभ में कहा गया है सबसे पहले बेहतर कार्य दशाएं। वैज्ञानिक प्रबंध के कारण यहाँ पर ये टेलर ने कहा था कि जहाँ भी कर्मचारी काम करते हैं वहाँ का वातावरण ठीक रहना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, धूप से बारिश से बचने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। ये सारी व्यवस्था करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। और इस प्रकार से जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं वहाँ की कार्य दशाएँ अच्छी हो जाती है। उनको पीने के पानी की व्यवस्था रहती है, आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं विश्राम करने के लिए। जी हाँ, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर धूप और पानी से बचने की पूरी व्यवस्था होती है और वे अपना काम आसानी से कर लेते हैं। काम करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उन्हें वहाँ पर नहीं आती है। ये लाभ होता है। दूसरा होता है यहाँ पर उच्च जीवन स्तर। जब यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधक के नियमों का पालन करते हुए कंपनी का प्रबंधक काम लेता है तो संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। और जब संस्था को अधिक मात्रा में लाभ मिलता है तो साथ ही साथ कर्मचारियों के आय में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उनका जीवन स्तर सुधर जाता है। वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं और उनके जीने की दशा जो है और अच्छी हो जाती है। ये लाभ होता है किसके कारण? वैज्ञानिक प्रबंधक के कारण। फिर कहा गया यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण। कंपनी का प्रबंधक समय समय पर विशेषज्ञों को बुलाकर इन्हें प्रशिक्षण दिलवाता है, जिसके कारण इन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। काम करते करते आसानी से ही इनको वहाँ पे प्रशिक्षण की प्राप्ति हो जाती है और कोई खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये लाभ होता है। फिर कहा गया यहाँ पर प्रेरणात्मक मजदूरी। यहाँ पे कहा गया है, टेलर ने कहा था कर्मचारियों को इतनी मजदूरी दी जाए कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए कंपनी का प्रबंधक क्या करता है? कर्मचारियों को इतनी पारिश्रमिक देता है कि वो संतुष्ट रहता है और उन्हें प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाती है। प्रेरणात्मक का मतलब अच्छा काम करने पर पूरी मजदूरी मिलती है। और अगर मान लो कोई व्यक्ति
काम में किसी प्रकार से रुचि नहीं लेता है या समय पर काम नहीं करता है तो फिर उसके वेतन में क्या कर दी जाती है, कमी। इसको एक प्रकार से अपन विभेदात्मक मजदूरी भी कहते हैं। ये काम करता है, ये लाभ होता है किसको, कर्मचारियों को। तो उनको प्रेरणात्मक मजदूरी की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ विभेदात्मक मजदूरी की भी प्राप्ति होती है। प्रेरणात्मक अच्छा काम करने पर अधिक वेतन, और विभेदात्मक का भी मतलब ये होता है अच्छा काम करने पर अधिक वेतन, और जो काम ठीक से नहीं करता है उसको कम वेतन, जिसके कारण वेतन जब कट जाता है तो कर्मचारी का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं, आने वाले समय में मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करूंगा और मेरे वेतन में किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं होगी। ये सब लाभ होते हैं। किसको लाभ होते हैं सब, श्रमिकों को। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी में, समाज को लाभ। समाज को लाभ ये होता है, यहाँ पर सबसे पहला लाभ होता है समाज को आर्थिक समृद्धि। समाज जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। जिसकी आमदनी कम थी, कम होने के बावजूद से कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और कम आमदनी के बाद भी उसके पास कुछ रकम बच जाती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं के आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार से आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाता है इस वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण। क्योंकि अगर महंगी वस्तु खरीदेंगे तो हमको अधिक पैसा देना पड़ेगा, तो कोई बचत नहीं होगा। लेकिन वही वस्तु हमको अगर कम मूल्य में मिल जाएगा तो हमको बचत की भी प्राप्ति हो जाएगी, और वही बचत हमारे लिए आय कहलाता है। और वही धीरे धीरे जब बचते जाएगा तो हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। तो समाज के लोग जो है आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, समृद्ध। ये लाभ होता है। औद्योगिक शांति बनी रहती है, किसी प्रकार से कंपनी में कोई हड़ताल तालाबंदी की नौबत नहीं आती है। कंपनी का प्रबंधक और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जिसके कारण किसी प्रकार से वहाँ पे हड़ताल वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ना ही हड़ताल होता है, ना ही कोई तालाबंदी होता है। समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाता है, उपभोक्ताओं को भी समय पर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसके कारण कोई काला बाजारी वगैरह यहाँ पर नहीं होता, और समाज को समय पर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। एक आ गया, उत्पादन में वृद्धि होता है, समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाता है, जितनी मांग है उसके हिसाब से वस्तु की पूर्ति होती है। इसके कारण कोई काला बाजारी भी यहाँ पर नहीं होता है। ये लाभ होता है। उचित मूल्य पर माल प्राप्त हो जाता है, कम से कम लागत आने के कारण समाज में निवास करने वाले लोगों को कम से कम मूल्य पर आसानी से उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ये लाभ होता है। किसको लाभ होता है सर, समाज को। आई बात समझ में। वैज्ञानिक प्रबंध के कारण श्रमिकों को यहाँ पर कई प्रकार की हानियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले हानि होती है आदेश की बहुतायत। टेलर ने कहा कि कर्मचारियों के ऊपर कई नायक होते हैं, टोली नायक, गति नायक, उसके ऊपर हमारा फोरमैन है, चार्जमैन। इस प्रकार से तो टोली नायक अलग आदेश देता है, जिसको अपन गैंग बॉस भी बोलते हैं, और चार्जमैन अलग से आदेश देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आदेश मिलने के कारण आदेश की अधिकता हो जाती है, और इस आदेश की अधिकता के कारण कभी कभी कर्मचारी भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि मैं किसके आदेश का पालन करूं, मैं चार्जमैन के आदेश का पालन करूं कि मैं अपने गैंग बॉस के आदेश का पालन करूं, टोली नायक के आदेश का पालन करूं। और ये सोचकर वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है, और ऐसी दशा में कभी कभी उत्पादन भी नहीं हो पाता है, और फिर संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। तो टेलर के कारण कभी कभी यहाँ पर आदेश की अधिकता आ जाती है। और नियम यह है कि आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। मतलब कर्मचारी को केवल एक व्यक्ति से ही आदेश मिलना चाहिए, तब समय पर वस्तु बनकर भी तैयार होगा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर टेलर ने कहा कि एक कर्मचारी के ऊपर कई नायक होते हैं, जैसे बताया गया आपको, टोली नायक, उसका गैंग बॉस, कर्मचारियों का लीडर, और उसके ऊपर होता है हमारा चार्जमैन। तो चार्जमैन अगर बोलता है उत्पादन 10 टन माल का निर्माण करना है, और टोली नायक अगर बोल देता है कि आज कोई वस्तु का निर्माण नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और फिर कर्मचारी असमंजस्य में पड़ जाता है कि मैं किसके आदेश का पालन करूं और किसके आदेश का पालन नहीं करूं। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की हानि का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। दूसरा होता है कठोर नियंत्रण। कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण कठोर होता है, और जहाँ भी ज़्यादा दबाव रहेगा तो कर्मचारी का मनोबल अपने आप कम हो जाता है। नियंत्रण की भी एक सीमा होती है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पे एकदम से नियंत्रण बना कर ही रखा जाता है, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, अपने स्थान पर लगातार 4 घंटे ही काम करेगा, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से अगर हम कठोर नियंत्रण कर देते हैं तो उस कठोर नियंत्रण के कारण कर्मचारियों के काम करने का जो मनोबल होता है वो मनोबल क्या हो जाता है, गिर जाता है।
और कभी कभी तो कर्मचारी फिर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना भी शुरू कर देते हैं, बोलते हैं हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे। तो कठोर नियंत्रण के कारण भी संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों का यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में शोषण होता है, कर्मचारियों से शोषण किया जाता है। कर्मचारियों का शोषण क्या होता है, तो उसको वहाँ पर जो नियम बताया गया है कि सरकारी रेट में उसको पेमेंट मिलना चाहिए, तो सरकारी रेट पे पेमेंट नहीं मिलता है। अधिक उत्पादन करवाने के लालच में कंपनी का प्रबंधक 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे काम लेना शुरू कर देता है और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उसे वहाँ पर नहीं देता है। 8 घंटे के पेमेंट के हिसाब से ओवर टाइम मिलना चाहिए, लेकिन 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उसको वहाँ पर नहीं देता है और इस प्रकार से कर्मचारी शोषण का शिकार हो जाता है। ये नुकसान है। निरस्ता, एक ही काम को सौंप दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है, तो एक ही काम को बार बार करने के कारण कर्मचारी के में निरस्ता आ जाती है और निरस्ता आने के कारण उसका मनोबल अपने आप कम हो जाता है और जितना उत्पादन हमको मिलना चाहिए उतने उत्पादन की प्राप्ति हमको यहाँ पर नहीं होती। इस बात का ध्यान रखा जाता है। ये सब नुकसान होते हैं किसको? श्रमिकों को। तो लाभ तो है, लाभ होने के साथ साथ हमको यहाँ पर हानि का भी सामना करना पड़ता है। आगे बात समझ में? चलिए इसके बाद देखते हैं आगे अपन नियोक्ताओं या नियोक्ता को किस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। नियोक्ता समझ गए आप, जो व्यक्ति कर्मचारी को नियुक्त करता है उसको क्या बोलते हैं? नियोक्ता। तो नियोक्ता को किस प्रकार से हानि का सामना करना पड़ता है, तो कहा गया कि सबसे पहले ये नियोक्ता के लिए खर्चीली प्रणाली है। खर्चीली मतलब यहाँ पे उसको बाहर से विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है, तो उसको विशेषज्ञ जब आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए तो विशेषज्ञों को अलग से ऐसे खर्च देना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक अलग से खर्चे का बोझ बढ़ जाता है और इसके लिए प्रकार से खर्चीली हो जाती है। आधुनिक मशीन लगाना, वातावरण को ठीक रखना, कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस सबकी सारी व्यवस्था करना, ये सब जब काम करता है कंपनी का प्रबंधक तो ये खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ने के कारण यह इसके लिए संस्था के लिए एक प्रकार से कौन सी प्रणाली हो जाती है? ये खर्चीली प्रणाली हो जाती है। अस्थिरता कहा गया यहाँ पर, इस प्रणाली के अंतर्गत खर्चीली होने के साथ ही साथ यह प्रणाली, इसमें यहाँ पे अस्थिरता होती है। अस्थिरता का मतलब जो भी हम नियम बनाते हैं वह स्थिर होता है, बार बार हमको अपने नियम में परिवर्तन करना होता है कि और मैं किस प्रकार से नियम बनाऊं। एक बार उसने योजना बनाया कि यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए 2 व्यक्ति को रखा जाएगा, फिर उसने देखा कि नहीं इस प्रकार से नियंत्रण नहीं हो रहा है, यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए 2 से अधिक 4 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो अपने नियम में परिवर्तन करके 2 के जगह 4 व्यक्ति की नियुक्ति करता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ये प्रणाली में अस्थिर होती है, बार बार नियम में परिवर्तन करना पड़ता है, बार बार कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारियों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय समय पर कर्मचारियों के कार्य करने के समय पर कमी या वृद्धि की जाती है। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सब नियम अस्थिर होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ये नुकसानदायक है। इस संस्था में कहा गया कि प्रशिक्षण एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव होता है। संस्था में व्यक्ति की योग्यता को देखकर तो नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन जो उसको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त करके आना चाहिए, उसको उसकी कमी पाई जाती है। किताबी ज्ञान तो होता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकली ज्ञान उस व्यक्ति के पास यहाँ पर नहीं होता, जिसके कारण कंपनी का प्रबंधक अपने उन कर्मचारियों को जिनके पास ये ज्ञान नहीं होता है बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर ये ट्रेनिंग देता है, तब जाकर उनको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये मुख्य नुकसान होते हैं, हानि होते हैं यहाँ पर। तो लाभ के साथ साथ आपको हानि का भी ध्यान रखना है। टेलर और फेयोल के जो सिद्धांत पढ़े हम लोग, उसका अंतर जो पढ़े उसी में है, अंतर को ध्यान से कर लेना है। समानता असमानता, और ये जो है टेलर और फेयोल के चैप्टर से भी अभी आपका टेस्ट में आएगा, इसको ध्यान से अध्ययन करेंगे। इसके बाद जब मैं नियोजन बताने जा रहा हूँ, उस नियोजन से भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसको भी ध्यान से करेंगे। 2 चैप्टर का टेस्ट में आना है अभी, इसलिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूरे तैयार करना है आपको। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जैसा आया था वैसा ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कई विद्यार्थियों ने फ़ोन करके पूछा कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना जिस प्रकार से वस्तुनिष्ठ आ रहा है वैसे ही आएगा, केवल क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। 10 की जगह पे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे
और समय भी बढ़ा दिया जाएगा आपको वहाँ पर, और उसको ध्यान से पढ़कर तैयार कर लेना है और फिर वहाँ पे पेपर के दिन जो है उसको वहाँ पे हल करना है। ठीक है, तो ये फिर प्रबंध के सिद्धांत का चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। इसके बाद बताएंगे आपको अब अगले चैप्टर नियोजन, जो वो भी टेस्ट में आपका आना है। चलिए अब इसी में अपन चैप्टर नंबर 4 नियोजन के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, जो अभी परीक्षा में आपका आना है, तो उसके लिए मुख्य थोड़ा ध्यान रखेंगे मुख्य बातें। नियोजन होता क्या है, तो किसी भी काम को करने से पहले जब हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं या योजना बनाते हैं, कोई भी काम, कैसा भी काम करने से पहले हम जो योजना बनाते हैं, उस योजना बनाने की क्रिया को ही बोलते हैं नियोजन। हर व्यक्ति योजना बनाता है तभी जाकर वो काम को करता है। बिना सोचे समझे कोई व्यक्ति किसी कार्य को भी पूरा नहीं करता है। आप लोग घर से निकलते हो तो उसके लिए भी योजना बनता है कि मैं घर से कितने बजे निकलूँ और कितने बजे बस आएगी, कितने बजे बस से बैठूँगा तो मैं राइट टाइम स्कूल पहुँच जाऊँगा। आने जाने से लेकर हर चीज़ के लिए क्या बनाई जाती है कि योजना बनाई जाती है। तो कहा गया कि किसी कार्य को करने से पहले जो योजना बनाई जाती है, जिसके बारे में सोच विचार किया जाता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, नियोजन। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बातों को ध्यान देना है। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक बार हम नियोजन बना लिए तो हमको साल भर 2 साल तक योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। समय पड़ने पर हमको समय समय पर योजना बनाना ही है। बिना योजना बनाए कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि पहले से योजना बनाने की क्रिया को ही कहा जाता है नियोजन। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपन यहाँ पे नियोजन के अंतर्गत नियोजन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता होती है उद्देश्य का होना। योजना बनाने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। अगर आपके पास उद्देश्य है तभी योजना बनाओगे, और उद्देश्य नहीं है तो कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य है पढ़ाई करना है, पास होना है, तो योजना बनाओगे कि किस प्रकार से मैं काम करूं कि मुझे अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। लेकिन आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है कि वो स्कूल आना जाना है, घर वाले ढकेल दिए, स्कूल आ गए और स्कूल वाले छुट्टी कर दिए, घर चले गए, लेकिन तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो ऐसी दशा में तुमको सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है। तो कहा गया आज हर व्यक्ति योजना बनाता है। बिना योजना के तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। और जो व्यक्ति योजना नहीं बनाता है वो समझ लो कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से जड़ है, उसमें जान नहीं है, निर्जीव है वो। क्योंकि बिना सजीव व्यक्ति कैसा भी होगा, कम बुद्धि का भी होगा, फिर भी योजना बनाकर ही काम करेगा। लेकिन जो जड़ होगा, जिसके पास दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, वही व्यक्ति जो है योजना नहीं बनाता। इसलिए कहा गया योजना बनाने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। दूसरा, योजना या नियोजन भविष्य के लिए बनाया जाता है, वर्तमान के लिए नहीं। किसके लिए बनाया जाता है, भविष्य के लिए। तुमको कल कहीं जाना है तो उसके लिए योजना बनाओगे, तुमको कल कोई अच्छा काम करना है उसके लिए योजना बनाओगे, तुमको उत्पादन बढ़ाना है उसके लिए योजना बनाएंगे। तो कहा गया कि योजना हमेशा किसके लिए होता है, भविष्य के लिए होता है, वर्तमान के लिए नहीं होता। आज हर व्यक्ति अपने आय का कुछ हिस्सा निकाल कर खाते में जमा करता है, अपने अकाउंट में डालता है, कारण वर्तमान तो जी रहा है वो, लेकिन कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए रखता है कि कल को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि नियोजन कैसा होता है, भविष्यमुखी। ऐक्य का मतलब एक समय में केवल एक कार्य के लिए ही योजना बनाना चाहिए। अगर मान लो एक समय में हम 2 काम के लिए योजना बनाएंगे और दोनों कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हमको कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। एक साथ 2 नाव में हम नहीं बैठ सकते। ठीक इसी प्रकार से एक समय में 2 कार्य के लिए योजना हम नहीं बना सकते। एक समय में एक कार्य के लिए योजना बनाई जाती है, वो कार्य जैसे ही पूरा हो जाता है फिर दूसरे कार्य के लिए योजना बनाई जाती है। इसलिए कहा गया कि क्या है इसकी विशेषता है कि मतलब एक समय में केवल एक कार्य के लिए ही योजना बनाई जाती है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन। नियोजन करते समय, योजना बनाते समय सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। हर कार्य के 2 विकल्प होते हैं। कंपनी का प्रबंधक उत्पादन जब करवाता है तो कंपनी का कर्मचारियों से काम लेने के लिए उसके पास 2 विकल्प हैं, 2 मार्ग है। एक तो मैं उनके पास बैठ जाऊंगा, काम करवाऊंगा, दूसरा मैं उनको स्वतंत्र छोड़ दूंगा, काम करवाऊंगा। 2 विकल्प है। अब दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा, वो अपने दिमाग से योजना बनाकर चुनेगा। फिर दिमाग लगाएगा कि अगर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो कार्य करने की क्षमता इनकी कम हो जाएगी और उत्पादन जितना मिलना चाहिए उतना उत्पादन हमको नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर मैं इनको स्वतंत्र छोड़ देता हूँ तो ये पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और इनकी काम करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दोनों विकल्प में से फिर सही विकल्प का चयन करेगा, नहीं मैं इनको जो है काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दूंगा। इसलिए कहा गया नियोजन के माध्यम से हर व्यक्ति एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है अपने लिए, जिससे उसको भविष्य में उससे लाभ हो। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने में भी मददगार होता है कौन, नियोजन। सर्वव्यापकता, योजना नियोजन सर्वव्यापक है, हर क्षेत्र में है, हर व्यक्ति योजना बनाता है। एक विद्यार्थी है वो योजना बनाता है, एक प्रबंधक है वो योजना बनाता है, एक चोर है वो भी योजना बना के काम करता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, तब जाके उसको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर योजना नहीं बनाएगा और दिन दहाड़े किसी घर में घुस जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया नियोजन सर्वव्यापक है, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बस में चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अपन नियोजन के उद्देश्य, नियोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो नियोजन तो सबको समझ में आ गया। नियोजन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से योजना बनाना। योजना बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, नियोजन। तो उसमें उद्देश्य में चलते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना कि मुझे ये काम करना है, इस काम करने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब काम पूर्वानुमान लगाने के बाद ही कंपनी का प्रबंधक उत्पादन का कार्य प्रारंभ करता है। इसलिए कहा गया नियोजन का पहला उद्देश्य होता है पूर्वानुमान लगाना। बिना पूर्वानुमान लगाए कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। दूसरा होता है प्रबंध में मितव्यता। मितव्यता यानी कमी, कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन। योजना बना के जब काम करता है प्रबंधक, तभी जाकर कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होती है। वह योजना बना लेता है कि मैं योग्य व्यक्ति को काम सौंपूंगा, प्रमाप का निर्धारण कर लूँगा, जितनी मांग है उसके हिसाब से वस्तु का निर्माण किया जाएगा ताकि सामग्री गोदाम में बचे मत। और ये सब योजना बनाने के बाद योग्यता अनुसार कर्मचारियों को काम बांट देता है और फिर वह व्यक्ति प्रमाप का निर्धारण भी कर लेता है और आदेश जारी कर देता है कि इतनी मात्रा में वस्तु का निर्माण करना है। और उसके आदेशानुसार फिर कर्मचारी काम करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, तो सामग्री का नुकसान भी नहीं होता है और वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। और इस प्रकार से कम खर्च में अच्छी वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। इसी को बोलते हैं अपन मितव्यता, यानी खर्च में कमी। ये सब किसके कारण आता है, ये नियोजन के कारण। जानकारी प्रदान करना, योजना बनाकर पहले से योजना बना लेता है, कल आते ही ये कर्मचारी 10 टन माल का निर्माण करेगा और योजना बनाने के बाद कर्मचारियों को पहले ही बता देता है कि कल तुमको आकर यहाँ पे 10 टन माल का निर्माण करना है। तो अपने कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए भी पहले से ही योजना बना लेता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। योजना बनाएगा तभी जानकारी प्रदान करेगा। और मान लो योजना नहीं बनाएगा और कंपनी के कर्मचारी संस्था में आएंगे और उस समय वो सोचेगा क्या काम देना और क्या काम नहीं, तो समय का नुकसान हो जाएगा और उस दिन वस्तु का निर्माण या तो नहीं होगा या कम से कम होगा। तो पहले से ही योजना बनाकर जानकारी दे देने से कर्मचारी आते ही अपने काम में लग जाता है और सामग्री का नुकसान यहाँ पर नहीं होता, वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। ये लाभ होता है, ये उद्देश्य होता है किसका, कंपनी के प्रबंधक का। काय का उद्देश्य, तो नियोजन का उद्देश्य। फिर होता है यहीं पर लक्ष्य प्राप्त करना। बताया अभी बिना नियोजन के कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी योजना बनाई जाती है और उस योजना के माध्यम से कार्य जब हम करते हैं तब जाकर हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जोखिमों को परखने के लिए भी योजना बनाई जाती है। जोखिम, कंपनी का प्रबंधक देखता है कि हमारे कर्मचारी संस्था में काम करने के लिए आ रहे हैं और उनके सिर पर हेलमेट नहीं है, पैर में बूट नहीं है और मान लो ऊपर से कहीं एक आध लोहे का टुकड़ा गिरा तो नुकसान हो सकता है और फिर संस्था को भी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तब उसने योजना बनाया कि नहीं, कल से जो है हमारे कर्मचारी जब भी आएंगे संस्था में तो उनके सिर पर हेलमेट होगा, पैर में बूट होगा और इससे जो है पूर्ण सुरक्षा बनी रहेगी और किसी प्रकार की दुर्घटना वहाँ पर नहीं होगी। ये योजना बनाकर तुरंत आदेश जारी कर देता है और दूसरे दिन से कर्मचारी हेलमेट और बूट पहनकर आते हैं, जिसके कारण जो घटना होने वाली थी उस घटना से पूरा बचाव हो जाता है और किसी प्रकार से भी हानि का सामना हमको यहाँ पर नहीं करना पड़ता। इसलिए जो है योजना बनाई जाती है। तो ये योजना बनाने के मुख्य उद्देश्य होते हैं भाई बस में। इसके बाद
इसके बारे में और आगे बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नियोजन होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन कर लेना है। और इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सबको मालूम है। नियोजन जो है भविष्यमुखी होता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, और इसके बाद टेस्ट होने के बाद इसके बाद आगे इसी में आपको और बताया जाएगा। जितना बताया हूँ उसमें से क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ में आएगा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर जब हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे, टेस्ट के बाद आगे बढ़ेंगे इसमें अपन। ये दोनों, ये आप टेस्ट होने के बाद तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो नियोजन क्या है, तो नियोजन निरंतर या सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। नियोजन प्रबंध का चरण होता है, क्या चरण होता है, नियोजन प्रबंध का मुख्य चरण होता है, प्रथम चरण होता है ना। उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य के बारे में बताया जाता है यहाँ पर। व्यवहारिक उद्देश्य होने चाहिए, कैसे उद्देश्य होने चाहिए, व्यवहारिक, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको अध्ययन करना है नियोजन का भी, और उसके बाद पढ़ लेना अपने हिसाब से, और टेस्ट के बाद फिर इसके आगे का मैं बताता हूँ, ठीक है।